वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बता दूं कि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2023 की परीक्षाओं के लिए। जो छात्र छात्राएँ हमारे बीए तृतीय वर्ष में हैं, यानी बीए पार्ट 3 या बीए थर्ड ईयर बोलते हैं उसको, तो उसमें अगर आप हैं शिक्षा शास्त्र आपने लिया है तो आपको 3 पेपर देने होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं तीनों पेपर में से जो पहला पेपर आपका होता है उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, पेपर 1 के बारे में। अच्छा, पेपर 1 का क्या नाम है आपकी? सबसे पहला प्रश्न तो यही आपका बनता है कि हमको पेपर 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपको शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार के बारे में पढ़ना होता है, यानी न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस इन एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, इसमें आप नवाचार के बारे में जानते हैं, शिक्षा में एक प्रकार से जो शिक्षा का जो एक प्रकार से नवीन प्रवृत्तियां रही, जो ट्रेंड्स शिक्षा में रहे हैं एजुकेशन में, उन ट्रेंड्स के बारे में, नवीन प्रवृत्तियों के बारे में, और शिक्षा में नवाचार के बारे में, इनोवेशन जो हुआ है शिक्षा में, खास करके आप देखते हैं लगातार एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा आगे बढ़ी है। आगे चल कर के हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ई कंटेंट क्या होता है। ठीक है, और भी तमाम प्रकार के चीज़ें हैं जिसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ई मैगनीज़ हो गया, ई जर्नल हो गया, ई पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके चीज़ें। ई लर्निंग क्या होता है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इंटरनेट और ईमेल, ये तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछा जाते हैं। यानी शिक्षा में किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण से शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तन का क्या महत्व रहा है एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में। उन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। तीव्र गति से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस आंसर्स की यह श्रृंखला महासंग्राम के नाम से जानी जाती है। आपको पता होगा इससे पहले हर एक सब्जेक्ट की महासंग्राम वीडियो आपके समक्ष आ रही है, तो आप लोग बड़े ही आसानी से उसको देख रहे हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं महासंग्राम वीडियो को। तो इसीलिए आपके हर एक सब्जेक्ट की मैं महासंग्राम वीडियो देता रहता हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा देने से पहले अगर आप इसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बड़े ही आसानी से हर एक चीज़ के बारे में आप जान पाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखें, पहला प्रश्न आपका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है हमेशा। तो प्रश्न क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 आपको पता होगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और इसमें सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निहित है। यानी कि अनुच्छेद 45 में उसमें सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, खास करके जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो निःशुल्क जो है वो मिलेगी, यानी राज्य उपलब्ध करवाएगा, ये राज्य का भी कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जब आप देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं उसमें प्रत्येक नागरिक का यानी माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए भेजे, उनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, और जो देश होगा या राज्य होगा वो उसकी व्यवस्था करेगा कि फ्री में शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीआई मतलब कि आरटीई बोलते हैं, आरटीई एक्ट, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है और इसमें लगभग 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आरटीई एक्ट के अध्याय 3 में सरकारों को स्थानीय निकायों मतलब सरकार के स्थानीय निकायों को तथा अभिभावकों को बच्चों के नामांकन और उपस्थिति का कार्यभार सौंपा गया है। सबसे पहले बात सरकार को, और सरकार के जो निकाय हैं, निकाय का मतलब होता है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन्हीं को निकाय बोलते हैं। तो सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे संस्थाएं हैं, जैसे कि कोई स्कूल वगैरह आप देखते हैं, प्राइमरी पाठशाला हर एक ग्राम सभा में होती है, तो उसमें आप देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बालक फ्री में पढ़ते हैं, उनको ड्रेस भी मिलता है स्कूल की तरफ से, पुस्तकें भी प्रोवाइड होती हैं स्कूल की तरफ से, और यहाँ तक कि खाना भी स्कूल में ही मिल जाता है, ठीक है, फ्री में ही, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हों। तो ये एक प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा करेंगे। ठीक है, हालांकि वो बाध्य नहीं है लेकिन उनको करना पड़ेगा। ठीक है, और
प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य भी बनता है अनुच्छेद 51 के तहत, 51 के का के तहत, कि भाई वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो उनको स्कूल भेजे, प्राइमरी पाठशाला भेजे, ताकि वो पढ़ सके। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ सकते। आप प्राइमरी में एडमिशन करवाइए, बढ़िया पढ़ाई होती है प्राइमरी में। तो एक प्रकार से वो चीज़ें हो गई। तो एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में आपने समझा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न है एजुकॉम्प पर संक्षेप में लिखें। एजुकॉम्प क्या है? तो एजुकॉम्प का लक्ष्य जो है सभी को शिक्षा सुलभ कराने तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार यानी कि क्वालिटी जो शिक्षा की है उसको अच्छी करने की एक प्रकार से लक्ष्य रहा है एजुकॉम्प का, और एक प्रकार से अभियान है ये, ठीक है। तो सही से गुणात्मक सुधार लाने से संबंधित मूल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है एजुकॉम्प। अनुच्छेद 21 के का के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन अब शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो शिक्षा एक प्रकार से अगर राज्य आपको करने के लिए कोई शिक्षा लेने से आपको रोकता है तो उसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य कर दिया गया है कि हर एक बच्चे को शिक्षा, अगर आपके माता पिता आपको 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा मतलब कि नहीं करवाते हैं, शिक्षा में दाखिला नहीं करवाते हैं, तो आप उनके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। हालांकि करिएगा मत कभी, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक अभिभावक जो है अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, ठीक है। एजुकॉम्प जो है इसी शिक्षा में एक गैर सरकारी योजना है जो प्राथमिक स्तर पर गुणपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, यानी कि उसका इरादा है, उसका दृढ़ संकल्प है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसकी क्वालिटी को और अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये एजुकॉम्प है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, समझ में आ रही सारी चीज़ें तो एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान बताइए। तो शैक्षिक अवसर की जो समानता होती है, शैक्षिक अवसरों में खास करके अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में भारतीय संविधान में बताई गई है। लेकिन शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी के शैक्षिक अधिकारों में समानता को सुनिश्चित किया गया है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो एक प्रकार से दिल्ली में रहता हो, चाहे वो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसी बहुत पिछड़े ही गांव से रहता हो, तो किसी भी एरिया से, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत का हो, पूर्वोत्तर भारत का हो या पश्चिम भारत का हो, सभी देश के जितने भी नागरिक हैं सभी समान हैं और सभी को शैक्षिक अधिकारों में समानता एक प्रकार से दी गई है। अनुच्छेद 29 का 2 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कि भाई तुम काले हो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम गोरे हो तुमको एडमिशन मिलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। चाहे आप काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे सांवले हो, सभी को एडमिशन मिलेगा। आप चाहे हिंदू, चाहे आप जो है ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको एडमिशन मिलेगा, सबको उतना बराबर का दर्जा मिला है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म के आप हो, यहूदी, पारसी हो, सभी धर्म के लिए शिक्षा एक प्रकार से समान रूप से खुली हुई है। शिक्षा संस्था में आप प्रवेश पा सकते हैं, उसमें पढ़ भी सकते हैं। किन शिक्षा संस्थानों में? प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में नहीं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित, यानी जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। अब राज्य सरकार मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार और जो स्टेट सरकार है दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें जो सरकार के द्वारा एक प्रकार से चाहे संचालित हो रही हैं डायरेक्ट, और चाहे सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में। सहायता प्राप्त मतलब जिसको एक प्रकार से है प्राइवेट, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पे सरकार के द्वारा कुछ फंड मिलता रहता है, ठीक है। तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी एक प्रकार से व्यक्ति एक प्रकार से उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और भाषा के आधार पर कि भाई तुम तेलुगु बोलते हो, तुम तमिल बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो, तुम मलयालम बोलते हो, तुम बंगला बोलते हो, तुम सिंधी बोलते हो, तो इसके आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके इन सभी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबको एडमिशन मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के बारे में मैंने आपको बताया। चीज़ें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप लोग इतनी अच्छे संख्या में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस समय तो IPL मैच चल रहा है, तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो IPL देखने में व्यस्त हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, हर एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे, इत्मीनान से समझेंगे। अब एक लोग बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी आप टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हो,
तो अगर टाइम नहीं लगेगा भैया, अगर 1-2 घंटा अपनी परीक्षाओं के लिए आप नहीं दे पा रहे हैं एक पेपर के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई जुगाड़ आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इतने दिनों के अनुभव के बाद, लगभग 5-6 सालों में लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतने सालों में मैं ये समझ गया हूँ कि भाई लगभग अगर 2 घंटे या 1 घंटे आप अपने परीक्षा के संदर्भ में नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे, एक प्रकार से एक बच्चे का कमेंट आया था, हालांकि सभी का नहीं आता है, एक ही बच्चे का केवल आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें जो है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हो, तो टाइम इसमें बहुत कम लगता है भैया। आपको अगर आप किताब पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका मन जब किताब पढ़ने का नहीं है तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सुविधा होगी मेरे हिसाब से आपको वीडियो देखने में। एक ही वीडियो में आप पूरे सिलेबस के बारे में जान पाते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से, तो बड़ी अच्छी बात होती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि अब मैं तो आप लोगों जैसा एक प्रकार से रहा था, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी दूरस्थ शिक्षा के मामले में कि आप घर पे बैठ करके पढ़िए। तो सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात की है तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रकार से फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको यूईई बोला जाता है, उसको राज्य की सहभागिता से एक निश्चित समय की परिधि में प्राप्त करना होता है। आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान एक पेंसिल बनी होती थी बचपन में आप लोगों ने, अच्छा अभी भी देखिएगा कभी प्राइमरी पाठशाला जो होता है गांव ग्राम सभा में, वहाँ पर जाएंगे तो एक पेंसिल लगी होती थी, सब पढ़ें सब बढ़ें। एक तरफ लिखा रहता था सब पढ़ें, एक तरफ लिखा रहता था सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान, एक तरफ पेंसिल के ऊपर एक लड़का बैठा होता था, एक लड़की बैठी होती थी। तो वो सर्व शिक्षा अभियान आप देखते हैं प्राइमरी पाठशाला के ऊपर पेंसिल बना करके लिखा रहता था, सर्व शिक्षा अभियान लिखा रहता था। तो वही चीज़ है सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी लोग एक प्रकार से पढ़ें और सभी बढ़ें और एक निश्चित समय की परिधि में शिक्षा को प्राप्त कर सके, और राज्य की सहभागिता से ये चीज़ें संपन्न होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले जो हैं उनमें नाम आता है अलीगढ़ का, इलाहाबाद का, फिरोज़ाबाद का, कानपुर का और मुरादाबाद का। ये जो है एक प्रकार से जो 5 ज़िले हैं, इन 5 ज़िलों को सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कौन सा सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट है ये? कौन कौन से? अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोज़ाबाद, कानपुर और मुरादाबाद। ये उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से इनको घोषित किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा कौन कौन से, अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर, मुरादाबाद। ये 5 जिले हैं जो कि सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 6वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्य लिखिए। अच्छा, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इसके माध्यम से आप बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर को भी लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि छोटे प्रश्न है तो आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद में फिर मैंने इसके 2 लक्ष्य यहाँ पर आप पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट के कुछ जिले आप पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लिखिएगा कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को एक प्रकार से सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया। उनमें अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर, मुरादाबाद शामिल हैं। और सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य रूप से इतने लक्ष्य हैं, ऐसे आप बता करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि बहुत जानकारी की दृष्टि से यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्य कौन कौन से हैं भाई? सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला लक्ष्य है सभी को संतोषजनक गुणवत्ता यानी क्वालिटी के साथ प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाना, सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को। और दूसरा जो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है वो ये है कि क्लासरूम अच्छा हो, पीने का पानी भी ठीक ठाक हो, शौचालय, ये इन सभी के लिए एक प्रकार से अनुदान के लिए जरिए बुनियादी ढांचा मजबूत किया, यानी कि क्लासरूम अच्छा हो, पानी पीना, एक प्रकार पानी पीने की सुविधा देना हो बच्चों को, शौचालय की सुविधा, इन सभी को एक प्रकार से राज्य सरकार अनुदान के द्वारा वहाँ पर व्यवस्था करेगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और बच्चे आसानी से हर चीज़ को पढ़ सके, जान सके और बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके शिक्षा के मामलों को लेकर के। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक जुम्बिश क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक का मतलब होता है पब्लिक, यानी सभी के लिए है ये लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश एक योजना है और इस योजना की जो शुरुआत हुई है ये राजस्थान के स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, उसी एजेंसी के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से लोक जुम्बिश की एक प्रकार से व्यवस्था सामने आई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो रही बात है? तो लोक जुम्बिश यही होता है। लोक जुम्बिश के माध्यम से क्या होता है, सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक संस्था है राजस्थान राज्य का एक प्रकार से एजेंसी है स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसके द्वारा लोक जुम्बिश योजना चलाई जा रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे और आपकी जानकारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से। चले 8वां नंबर क्वेश्चन से आपका लोक जुम्बिश के महत्व को लिखें। तो लोक जुम्बिश के बारे में अगर बताया जाए तो लोक जुम्बिश कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता प्राप्त होती है और इसका महत्व है कि कठिन परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले जो शिक्षा कर्मी हैं, यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं या और भी जो शिक्षा से रिलेटेड जो बंधु हैं या जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, समुदाय का सहयोग दिलाने के लिए और समय समय पर कारगर प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग, शिक्षा जो कर्मी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो एक प्रकार से जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको प्रेरणा देना, उनकी मोटिवेशन के लिए लोक जुम्बिश कार्य करता है। और उनसे जो एक प्रकार से समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, उनसे सहयोग भी मिलता है कहीं ना कहीं पे शिक्षा कर्मियों को, और समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाना, तो ये सब क्या होता है, ये सब है आपका लोक जुम्बिश के बारे में चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, एकलव्य योजना क्या है? तो एकलव्य योजना की अगर बात की जाए तो एकलव्य योजना जो है ये क्या है, एक जो है ये क्या है, गैर सरकारी संस्था है, यानी कि राज्य समर्थित योजना है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला पड़ता है, उस जिले में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से उत्पन्न हुई है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक नवाचार लाना, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि बालकों का सर्वांगीण एवं चौतरफा विकास होगा। और यह संस्थान जो एकलव्य एक प्रकार से जो संस्था है, ये लगभग 25 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के कार्यों में लगी हुई है और लगातार एक प्रकार से इस संस्था के द्वारा क्या होता है कि प्राथमिक कक्षाएं जैसे कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए नए प्रकार के शिक्षण जो एक प्रकार से सामग्री हैं, उनका पैकेज विकसित किया है इसने, और कक्षा शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत सारे काम इसने करे हैं। और खास करके यह संस्था ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के साथ मिलकर के कार्य कर रही है और इस संस्था के निष्कर्षों के आधार पर नए स्वरूप वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षण सामग्री, ग्रामीण कक्षा की गतिविधियाँ, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, तमाम प्रकार की चीज़ें इसके द्वारा की जा रही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लगभग आप देखते हैं बहुत सारा इसका उद्देश्य रहा है। इसका उद्देश्य ये रहा है कि उच्च गुणवत्ता से युक्त विद्यालयों की स्थापना की जाए और ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे अच्छे बुद्धि संपन्न लोगों को शिक्षा क्षेत्र में आकर्षित किया जाए और वे अन्य लोगों को उच्च ट्रेनिंग द्वारा प्रशिक्षित करें। इसका अगला उद्देश्य ये रहा है कि माता पिता और समाज के अन्य सदस्य जो हैं वो एकलव्य योजना या शिक्षा योजना में भागीदारी एक प्रकार से ग्रहण करें, भागीदार बने और आधुनिक तकनीकी को शिक्षा के उत्थान में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो ये तमाम प्रकार के इसके उद्देश्य हैं और ख़ास करके एकलव्य योजना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक प्रकार से काम कर रही है। अगला क्वेश्चन आप देखें, 10वां नंबर प्रश्न है, महिला सामाख्या के विषय में आप क्या जानते हैं? तो महिला सामाख्या कार्यक्रम एक है एक प्रकार से, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है महिला सामाख्या का एक प्रकार से आंदोलन कार्यक्रम जो है 1986 की नई शिक्षा नीति जो आई थी, प्रणाली आई थी, उसी में ये महिला सामाख्या कार्यक्रम चलाया गया था। तो महिला सामाख्या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है जिसकी अवधारणा 1986 ईस्वी की नई शिक्षा प्रणाली से उभरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इसका कमज़ोर और वंचित और जो निर्धन वर्ग की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को, और जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि जो महिलाएं हैं पढ़ना चाहती हैं, शादी हो गई है, पढ़ नहीं पा रही हैं, वो पढ़ सकें। जो बालिकाएं हैं हमारी जिनको घर से बाहर नहीं निकला, एक प्रकार से होता नहीं गाँव वगैरह में,
तो वो बालिकाएं हमारी बहनें पढ़ सकें, इसके लिए महिला समाख्या एक प्रकार से कार्यक्रम चालू किया गया। और ख़ास करके इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा को व्यापक अर्थों में भी देखते हुए व्यवहारिक शिक्षा का समावेश किया गया। व्यापक अर्थ मतलब कि शिक्षा केवल बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये उम्र बीत गई, 22 साल के 23 साल का हो गया तो अब शिक्षा कार्यक्रम खत्म, शादी हो गई, बस शिक्षा आप नहीं लेनी है, उसके बाद में भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो महिला समाख्या योजना इस प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला समाख्या कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है, मतलब कि क्या महत्व है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला समाख्या कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रकार से काम रहा है, या अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये कार्यक्रम रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ा करके उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वो महिलाएं क्या कर सकती हैं, समाज के रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर सकती हैं। और इसमें उन्हें महिला और किशोर उम्र की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों की शिक्षा, जागरूकता और उनका मूल्यांकन और गाँव में उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, ताकि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं वो पढ़ लिख सकें, वो चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और अच्छा एक प्रकार से अपने घर को चला सकें और अच्छे तरीके से वो एक प्रकार से जागरूक हो सकें, अपने अधिकारों को जान सकें। इस दृष्टि से चीज़ें की जा रही हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार वास्तव में एक मानवाधिकार है और ये प्राकृतिक अधिकार है एक प्रकार। शिक्षा हर कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई व्यक्ति किसी को रोक नहीं सकता कि आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा के अनुसार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निहित होता है। तो ये शिक्षा का अधिकार है, सभी व्यक्ति इसको ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ है 1988 में हुआ, यानी 1988 में हुआ। इसमें 15 से 35 वर्ष के जो वयस्क हैं, जो एक प्रकार से उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया जाए ताकि वो अपने काम को कर सके, इस प्रकार से उनको जागरूक किया जाए। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वयस्कों के लिए खास करके किया गया है, ताकि जो हमारे वयस्क बंधु हैं जो कि एक प्रकार से किन्हीं कारणों के बस में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, नौकरी करने लगे किन्हीं कारणों के बस में, आर्थिक कारणों के एक प्रकार से रुपए पैसे के चक्कर में, तो बेचारे अब पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने वर्क में कमज़ोर फील करें, तो उनके लिए व्यवस्था है ताकि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके और अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। अगला क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 2 उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 2 उद्देश्य एक प्रकार से निम्न थे। पहला उद्देश्य ये था कि 15 से 35 वर्ष के जो एक प्रकार से मतलब आयु के जो वर्ग हैं उन वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये था कि टेक्नोलॉजी और शिक्षण के क्षेत्र में हाल ही में जो प्रगति हुई है उसका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोग करना, यह भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है खास करके कि जो हमारे बंधु हैं जो एक प्रकार शिक्षा नहीं कर पाए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं। प्रौढ़ मतलब होता है कि लगभग वो 30-35 वर्ष की उम्र के हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ है निरक्षर प्रौढ़ स्त्री व पुरुषों को पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाना, ताकि वो अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा की उनको पूरा कर सकें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चूँकि भारत में आपको बता दूं कि निरक्षरता की समस्या बड़ी जटिल और गंभीर रही है और विश्व के निरक्षर वयस्कों में लगभग आधे से अधिक जो वयस्क हैं वो केवल भारत देश में ही निवास करते हैं। पीएन चटर्जी एक व्यक्ति हैं, महोदय हैं, वो कहते हैं कि विश्व के निरक्षर वयस्कों की संपूर्ण संख्या के आधे से अधिक भारत में निवास करते हैं और उनको ज्ञान के अल्प प्रकाश से अवलोकित करने का कार्य ही अति विशाल है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया गया ताकि भारत के जो प्रौढ़ हैं वो आगे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो मानगर, होम्स और बंडी, इन तीनों की संयुक्त परिभाषा, इन तीनों का मानना है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति को जानबूझ करके प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है, उसी को बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा।
ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा किस प्रकार से दी? विद्वानों ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है? किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति का, यानी प्रौढ़ व्यक्ति है वो जानबूझ करके प्रयास करता है उन नई बातों को सीखने का, तो वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आती है, ये प्रौढ़ शिक्षा है। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा की क्या समस्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा की प्रमुख समस्या है निरक्षरता, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है पाठ्यक्रम की समस्या, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि उनको पाठ्यक्रम अच्छा नहीं मिल पाता, ताकि वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो पाठ्यक्रम क्या होता है कि पाठ्यक्रम में वो चीज़ें नहीं शामिल होती जिससे उनका जीवन आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़ उन्होंने पढ़ा है, तो ये भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे पाठ्यक्रम को भी एक प्रकार से बदला जाए, ये भी एक समस्या है। और शिक्षण विधि की समस्या थी, धन के अभाव की समस्या होती है, इसलिए प्रौढ़ लोग नहीं पढ़ पाते। कभी कभी शिक्षकों की अभाव रहता है, कभी कभी क्या होता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उसमें टीचर अच्छे नहीं थे। तो ये तमाम प्रकार की समस्या होती है जिसके कारण से लोग पढ़ नहीं पाते हैं और लोग निरक्षर होते हैं और प्रौढ़ शिक्षा की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18वां नंबर प्रश्न है, नवाचार शब्द का क्या आशय है? नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। नवाचार को क्या बोलते हैं? इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, और खास करके अंग्रेजी में इनोवेशन शब्द है और इसी का हिंदी रूपांतर है नवाचार। नवाचार दो पदों के संयोग से मिलकर के बना है, पहला है नव और दूसरा है आचार। नव माने होता है नवीन या नया, ठीक है, इसका परिचायक है, नवीनता का परिचायक है नव। और आचार का मतलब होता है आचरण या व्यवहार जो आपका होता है या परिवर्तन। ठीक है, तो आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार आपका। और नव माने क्या होता है? नया। तो नया एक प्रकार से आचार या विचार जो होता है उसी को नवाचार कहते हैं। तो नवाचार शब्द का आशय होता है नवीन, परिवर्तन या नए प्रकार का व्यवहार आपके अंदर आ जाना। ठीक है, तो वो होता है नवाचार। तो एक प्रकार से जब शिक्षा में हम नवाचार की बात करते हैं तो शिक्षा में नवीन चीज़ें आ जाती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक शिक्षा में, आर्थिक शिक्षा में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचारों की महत्ता आज लगातार बढ़ती जा रही है और इसका उपयोग भी है। आपको बता दूं कि नवाचार के मार्ग में कई सारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर किया, चूँकि व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं भी तमाम सारी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे। तो नवाचार की परिभाषा को देते हुए एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है कि नवाचार की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो एम.बी. माइल्स महोदय हैं, वो कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि नवाचार समझ बूझ करके किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन होता है। नया और अच्छा, विशिष्ट माने होता है अच्छा कुछ, वो परिवर्तन होता है जिससे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी समझा जाता है, ताकि वो किसी प्रणाली को और आगे बढ़ा सकता है। उस प्रणाली का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नवाचार लाया जाता है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके नवाचार किया जाता है। ठीक है, जबकि फेयरचाइल्ड, एच.पी. फेयरचाइल्ड महोदय कहते हैं कि कोई नई बात जो प्रचलित चीज़ों से भिन्न होती है और परिवर्तित परिस्थितियों में उपयोग में लाई गई होती है उसी को हम नवाचार कहते हैं। जबकि जो है E.M. रोजर्स महोदय कहते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार होता है जिसकी प्रतीति व्यक्ति जो होता है वो नवीन विचारों के रूप में करता है। ठीक है, और इसके अलावा H.G. वार्नेट महोदय कहते हैं कि एक मतलब जो नवाचार होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का विचार होता है, एक ऐसा व्यवहार होता है या एक ऐसी वस्तु होती है। अच्छा, वस्तु भी उन्होंने कहा कि एक विचार होता है या एक व्यवहार हो सकता है या एक वस्तु भी हो सकती है जो कि क्या करती है? नवीन होती है यानी नई होती है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होती है, यानी कि वर्तमान में जो चीज़ें होती हैं उसकी क्वालिटी कम होती है और जो नवाचार के परिणाम स्वरूप वही चीज़ आती है उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ी हुई होती है। तो ये होता है नवाचार। ठीक है, नवाचार की कई सारी विशेषताएं भी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नवाचार की क्या विशेषता है? नवाचार का उद्भव आवश्यकता, अवसर और परिस्थिति जन्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नवाचार एक नवीन विचार माना जाता है। नवाचार नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में गुणात्मक दृष्टि से नवाचार अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और नवाचार जो होता है जानबूझ करके, सोच समझ करके ये सुनियोजित प्रयास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है। तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। पहली बात यह है कि शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रसार के लिए, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बढ़ोतरी हो सके और अच्छी क्वालिटी आए और अच्छा एक प्रकार से अच्छी मात्रा में शिक्षा हो सके और अच्छी क्वालिटी आए। ठीक है, तो शिक्षा में इसलिए नवाचार की आवश्यकता है। सामाजिक आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति होती है नवाचार के माध्यम से। बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नवाचार जरूरी था। इसके अलावा प्रौद्योगिकीकरण से उत्पन्न जो आवश्यकताएं थी मनुष्य की, उनकी पूर्ति के लिए नवाचार का आना परम आवश्यक था।
इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी यानी जो एक प्रकार साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी संबंधित जो ज्ञान है वो भी बढ़ा है कहीं ना कहीं पे नवाचार के आने से। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए नवाचार का प्रयोग बहुत ही जरूरी था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि शिक्षा में नवाचार का महत्व क्या है ये बताएं। तो शिक्षा में नवाचार का महत्व प्रौद्योगिकी विकास की संरचना समझने के लिए यानी कि जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए, ठीक है, और शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक प्रसार के लिए यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ोतरी से संबंधित एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने के लिए। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा माने कि जैसे दूरस्थ शिक्षा में मैं कहाँ पर बैठ करके पढ़ा रहा हूँ और अब कहाँ कहाँ दुनिया के अलग अलग कोने से बैठ करके आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या दूरस्थ शिक्षा का ही एक प्रकार से उपकरण है जिसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पत्राचार शिक्षा मतलब होता है पत्र के माध्यम से कोई चीज़, ठीक है, और तमाम प्रकार की चीज़ें होती है तो पत्राचार के माध्यम से शिक्षा होती है। इसके अलावा अनवरत माने लगातार शिक्षा में बढ़ोतरी होती रही, विकास होता रहे, तो इन सभी के लिए नवाचारों की सहायता लेनी होगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है नवाचार शिक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है शिक्षा में नवाचार की भूमिका स्पष्ट करें। तो शिक्षा में समय के अनुकूल बनाने मतलब शिक्षा को समय के अनुकूल बनाने के लिए क्रियाकलापों में नया यानी नूतन प्रवृत्तियों ने अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध करी है और इसी से जहां नवीन मूल्य विकसित हुए वहीं हो रहे परिवर्तनों के प्रति समाज को जागरूक होना पड़ा। इससे समाज मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है इससे क्या हुई, शिक्षा व्यवस्था ना रह करके नवाचारी हो गई। एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में भी नए नए विचारों का आना एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माना गया। तो हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं लगातार परिवर्तन होता है और परिवर्तन के हिसाब से मनुष्य को अपने आप को बदलना चाहिए, ठीक है। पहले का समाज कैसा था तो उस समय हम वैसी चीज़ें किया करते थे, आज का समाज बदल गया तो आप समाज के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो आपके एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप बहुत पीछे रह जाएंगे समाज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 23 नंबर प्रश्न है नवाचार को कितने भागों में बांटा गया है। नवाचार को निम्न दो कोटियों में यानी कि दो प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला तो आपका प्रकार है नवाचार की कैटेगराइजेशन करने का, पहला प्रकार कौन सा है भाई, पहला प्रकार आपका है देखेंगे सभी लोग सामाजिक अंतः क्रियात्मक नवाचार, यानी सामाजिक जो अंतः क्रियाएँ होती हैं मनुष्य के जो आपसी संबंध होते हैं, अंतः क्रियाओं के अंतर्गत मनुष्य के आपसी संबंध जो होते हैं समाज के। अच्छा, समाजशास्त्र क्या करता है, मनुष्य के इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है और उसी जाल को उसका स्ट्रक्चर या उसकी अंतर क्रियाएँ कहते हैं। मनुष्य के बीच की अंतर क्रियाएँ जो होती हैं तो उनमें नवाचार का आ जाना यानी उनमें नवीनता का आ जाना, उनके विचारों में उनके संबंधों में नवीन विचारों का आ जाना। तो पहला तो वो होता है। दूसरा होता है समस्या समाधान संबंधी नवाचार, यानी जिस कोई समस्या पहले थी जैसे कि आप देखते हैं पहले तमाम प्रकार की समस्या आती थी तो लोग किस प्रकार से, पहले आग लगती थी तो अलग प्रकार से लोग बुझाते थे, पानी वानी फेंकते थे, बाल्टी लेकर के कुआं से निकालते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि और तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ। आजकल दमकल वगैरह का विकास हो चुका है कि बढ़िया प्रेशर से पानी मार करके आग बुझा दी जाती है। तो एक प्रकार से नवाचार हुआ। तो ये क्या है, कोई समस्या के समाधान करने के लिए कोई नए उपकरण का प्रयोग किया जाए। तो दो प्रकार से हम नवाचारों को बांट करके जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। नवाचार के मार्ग में मुख्य रूप से दो प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। पहली तो बाधाएं हैं व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कोई चीज़ करते करते, तो जब उनको कोई नई चीज़ बताओ तो वो कहते हैं कि नहीं मेरी पुरानी आदत ही अच्छी है। दूसरी बात संतुलन नहीं कर पाते कभी कभी नई चीज़ों का लोग। तीसरी बात ये नैतिकता यानी कि जो मोरलिटी होती है वो हमेशा नए चीज़ों का विरोध करती है। जैसे कि लोग कटी फटी जींस पहनते हैं तो उसका लोग समाज के विरोध करते हैं। आप देखते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो समाज उसका विरोध करता है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो समाज जो नैतिकता होती, जो मोरलिटी होती, कहीं ना कहीं पे आप अपने अगर कोई बड़ा व्यक्ति है आपसे बड़ा घर में है और वो बोल रहा है गलत बोल रहा है तो अगर आप उसके विचारों का खंडन करते हो तो ये नैतिकता के खिलाफ है, मोरलिटी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से ये भी विरोध करता है। इसके अलावा असुरक्षा की भावना कभी कभी भी आ जाती है लोगों के मन में, जिससे नवाचार को लोग नहीं आने देते हैं, ठीक है। और भविष्य की आशा लोग लगाए रहते हैं तो भविष्य की आशा के संबंध में भी नवाचार एक प्रकार से मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है कि आपने भविष्य में कुछ दूसरा सोच रखा था और कुछ दूसरा होने को है, तो ये भी एक प्रकार से। और दूसरी चीज़ है अज्ञान जनित सामाजिक और क्रियात्मक बाधाएं, जो एक प्रकार से जो अज्ञान जनित समाज है, सामाजिक क्रियाएं हैं, लोग नहीं जानते वहाँ पर इसके बारे में। अब आप जाकर के जनजातियों को कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर के समझाओगे कि ये मशीन रख लो तो सोचेंगे ये भाई ये बम रख करके जा रहा है ये,
ठीक है, इस प्रकार से वो सोचेंगे, तो एक प्रकार से वो नहीं लेंगे उसको, कंप्यूटर को, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे आपकी संस्कृति के साथ, अपनी संस्कृति, वो पुरानी संस्कृति में ही खुश हैं। उनका उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान इकट्ठा करना, उनका धन दौलत इकट्ठा करना एक प्रकार से मंतव्य नहीं, उद्देश्य नहीं है। तो आप उनको लगातार जाकर के बताओगे कि भाई हम तुमको बढ़ाने आए हैं, तुम पैंट शर्ट टाई पहनो, तो टाई वाई वही बांधे थोड़ी ना गए, वो धोती कुर्ता अंगोछा उठा करके चलेंगे, या फिर वो जो लुंगी उंगी लपेटते हैं वो अपना लपेटेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये है कि भाई अगर आप उनको कोई नई चीज़ बताने जाओगे तो हो सकता है कि उनकी दृष्टि में वो नई चीज़ जो आप बता रहे हो वो बेकार लग रही है उनको, हो सकता है कि वो आपसे आगे हों। और बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि एक प्रकार से वर्तमान समाज से आगे भी हो सकती हैं, बहुत सारी पीछे भी हैं। अच्छा, ये पीछे और आगे का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था है उनके समाज में बैठने उठने के लिए। आपके समाज में कुर्सी मेज और टेबल लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सोफा लगा हुआ है। हालांकि वो एक प्रकार से क्या करते हैं, वो जो खरपतवार होता है उसी का बना करके बढ़िया बीड़ा गुल गुल बना लेते हैं, उस पर बैठने से कभी बीमारी नहीं होती, कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो आज हम नई नई सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, हालांकि हमको मज़ा जरूर आ रहा है एसी उसमें सो करके, लेकिन बीमारियां भी उतनी फैल रही हैं, लगातार हम दवाएं खा रहे हैं। और जनजाति लोग क्या कर रहे हैं, पत्ते को पीस करके बढ़िया जड़ी बूटी बना करके पी लेते हैं, टनाटन हो गए, बढ़िया खुश हो गए, एकदम से घूम रहे हैं। और 10 आदमी को मारेंगे, अगर एक जनजाति का बच्चा ले आओ और 10 लोग शाहरुख के मनी को शहर के आदमी को लेकर के उनके सामने खड़ा कर दो, 10 को मारेगा अकेला बंदा, वो उसके पास कला है। आप एक प्रकार से वेब सीरीज़ थी, आप कभी देखिएगा, अब आर या पार वेब सीरीज आप देखिएगा, बड़ी धाकड़ वेब सीरीज है, उसमें इसी जनजातीय और शहरी जो एक प्रकार से नवाचार की चीज़ें, उन्हीं से एक प्रकार से अंतरक्रियात्मक चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर प्रश्न, यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ जो है जन स्वास्थ्य से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, यानी अधिकरण है, जिसकी स्थापना यूएनओ के द्वारा की गई थी। और यह अभिकरण जो है यूनिसेफ, इसकी प्रत्येक देश का भविष्य एक प्रकार से मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये मतलब ये अभिकरण मानता है कि प्रत्येक देश का भविष्य जो है उनके बच्चों में ही सुरक्षित है और वे ही अपने देश के भाग्य विधाता एवं देश निर्माता होते हैं। तो यूनिसेफ एक प्रकार से यही कार्य करता है कि बच्चों की जो एक प्रकार शिक्षा संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनकी सुधार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या होता है यूनिसेफ का? तो यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अनाथ और बेसहारा जो बच्चे हैं उनको सहायता प्रदान करना और हर प्रकार की सहायता प्रदान करना। 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, यूनिसेफ का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, बताएं। तो यूनिसेफ का जो शैक्षिक उद्देश्य है वो है कि बच्चों को शिक्षित करना, मतलब कि करना भी है, ताकि शिक्षित होकर के अपनी समस्याएं बच्चे स्वयं हल कर सकें और अपने विवेक से निर्णय कर सकें कि उनको क्या करना है आगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ के क्या कार्य हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ जो है वो निम्नलिखित कार्य करता है। पहली बात तो पाठशालाओं का आयोजन करता है, यानी कि स्कूल कॉलेज बनाता है। दूसरा, श्रव्य दृश्य माध्यमों की आपूर्ति करता है। श्रव्य दृश्य माध्यम यानी कि जो देखने का माध्यम है और सुनने का माध्यम, इस प्रकार के पढ़ाई के माध्यम उपलब्ध करवाता है। बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाता है और अन्य भी शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी एक प्रकार से यूनिसेफ का कार्य है। और विज्ञान प्रयोगशालाओं को समृद्ध करता है यूनिसेफ, तो एक प्रकार से कई सारा काम ये करता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यूनिसेफ के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए? तो यूनिसेफ संस्था जो है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो शिक्षण पद्धति निम्नवत होनी चाहिए। पहली बात तो अलग अलग इकाइयों में शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार शिक्षा की आवश्यकता है, जिस बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इकाइयाँ, यानी समान विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके अलावा लचीली समय सारणी भी होनी चाहिए, यानी कभी भी परिवर्तित हो सके ऐसी समय सारणी हो। तीसरी बात है कि लड़कियों के दैनिक जीवन में उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए, ताकि वो एक प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा को समझ सके और दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन से आप देखें, 30वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या शैक्षिक प्रावधान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य जो होगा, यानी देश जो होगा, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो होगी, यानी प्राथमिक शिक्षा जो होगी उसको उपलब्ध करवाएगा और उसकी व्यवस्था करेगा। निःशुल्क यानी बिना पैसे की पढ़ाएगा। ठीक है, जो प्राइमरी पाठशाला में हो रहा है, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता निम्न बिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरी बात निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, निरक्षरता को खत्म करने के लिए। तीसरी बात आर्थिक विकास के लिए, यानी इकोनॉमी डेवलप हो। और चौथी विशेषता, एक प्रकार चौथा उद्देश्य इसका ये भी है, मनोरंजन और अवकाश के क्षणों का उपयोग करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक तकनीकी क्या होती है बताएं। तो मैथिस महोदय इसकी अच्छी परिभाषा देते हैं शैक्षिक तकनीकी की। वो क्या बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी के बारे में, कौन व्यक्ति भाई, इनका क्या नाम है, मैथिस महोदय। मैथिस महोदय कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी उन क्रमबद्ध यानी लगातार जो होते हैं सिस्टमेटिकल वे में, तो उन क्रमबद्ध विधियों के विकास को तथा उस व्यवहारिक ज्ञान को कहते हैं शिक्षा तकनीकी, जिसका उपयोग विद्यालय में शैक्षिक योजना, प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं शिक्षा तकनीकी। शिक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक प्रकार से शिक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, संप्रेषण यानी जिसको आप संचार बोलते हैं हिंदी में, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है भाई, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ है कि परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना, यानी इस प्रकार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचारों को, अपनी सूचनाओं को और अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति से कहता है, ये होता है संचार, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो विचार विनिमय के खास करके आप देखते हैं माध्यम होता है एक प्रकार संचार, ठीक है। अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा दी गई संप्रेषण तकनीकी की, कहा गया कि संप्रेषण जो होता है विचारों, सलाहों अथवा सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना होता है, जो कि प्रवचन के द्वारा, लेखन के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। इसके अलावा हॉलैंड महोदय कहते हैं कि संप्रेषण वह शक्ति होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या करता है, विशेष संप्रेषक उद्दीपकों को इस प्रकार प्रेषित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को भी परिमार्जित कर देता है, यानी कि एक प्रकार से अपने विचारों को उसको बताता है और उसके विचारों को स्वयं ग्रहण भी करता है। इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण या संचार बोलते हैं। ब्रोकर महोदय कहते हैं कि संप्रेषण वह समस्त क्रिया हो सकती है जिसके द्वारा कोई आशय या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर के संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्ति विचारों को, सूचनाओं को और अभिव्यक्तियों को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये होता है एक प्रकार से विचार विनिमय का एक माध्यम संप्रेषण, जिसको आप कहते हैं संचार। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण का क्या महत्व है। तो विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ही होता है विभिन्न पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से संबंधित उद्देश्यों का संचरण करना। यह संचरण जितना ही अधिक प्रभावशाली होगा, शिक्षक को उतनी ही अधिक सफलता शैक्षिक उद्देश्यों के संप्रेषण और मूल्यांकन में हो सकेगी। आपको बता दूं, शिक्षा जैसे मास्टर है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मैं अपने विचारों को या जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही तरीके से अगर नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ तो मुझे एक प्रकार से अपने आप में भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन लो मेरा लगेगा। लेकिन मैं जब आपको अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझा पा रहा हूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और आप भी अच्छा महसूस करेंगे हमारे साथ। तो ये चीज़ें होती है शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण का। मैं संप्रेषण माने होता है कि अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाना और आपके विचारों को हम मतलब कि हम अपने, आप क्या सोच रहे हो, आपके कौन से प्रश्न को पूछने वाले हो, मैं वो पहले से जान जाता हूँ। जब कोई व्यक्ति शिक्षा शास्त्र पढ़ता है तो उस व्यक्ति को पता होता है कि भाई, इसीलिए टेट वगैरह में देखते हैं शैक्षिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो है टीचर को उसका ट्रेनिंग होता है बाकायदा कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के पूछने से पहले आप उस प्रश्न का उत्तर बता दें, ठीक है। ये होता है टीचर का एक प्रकार से एक मेथड पढ़ाने का। अगला नंबर प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि संचार अथवा संप्रेषण हेतु वर्तमान में किन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। तो संप्रेषण की सफलता के लिए वर्तमान समय में जिन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अनुकरण होता, अनुकरण माने होता है कोई चीज़ अपना लेना, कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको अपना करके कोई व्यक्ति वो काम जान सकता है, अनुकरण करके। दूसरा बात, संकेत के माध्यम से कोई चीज़ जान लेना। तीसरा है भाषा के माध्यम से हम आदान प्रदान कर दें। अनुकरण माने जैसे कि हम मान लें, हम जो है कोई व्यक्ति है और वो कोई चीज़ जानता नहीं है, तो जैसे छोटा बच्चा है, जब उसको आप बताते हो एक सीटी लाओ कहीं से, सीटी मतलब समझ रहे, पीप बजाने वाला, जैसे मुंह से हवा उसमें फूको तो सीटी बजती है, तो अगर उसको आप बजाओगे ऐसे फूंक करके तो वो भी बच्चा एक प्रकार से जानता नहीं, लेकिन उसको भी वो मुंह में डालेगा और फूंकने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये अनुकरण के माध्यम से, या आप ऐसा करते हैं तो कोई व्यक्ति आपका नकल करके करने लगेगा। तो एक तो ये होता है एक प्रकार से संप्रेषण का माध्यम, ताकि लोग कर रहा। दूसरा संकेत के माध्यम से, संकेत मतलब आपने इशारा किया कि भाई ऐसा कर लो, ये चीज़ करना है आपको, ये हाथ उठा करके इसे जो है वो क्या बोलते हैं, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में त्रिपाठी
वैसे एकदम इशारे में, आंखों के इशारे से बात करता है। ऐसे बिहारी लाल के जितने भी चीज़ें हैं बिहारी लाल में, वो बिहारी का नायक और नायिका आंखों के माध्यम से सबसे अधिक बातें कर जाते हैं, संकेतों के माध्यम से। बिहारी लाल कहते भी हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलन लजियात और भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी एक प्रकार से कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलन लजियात, यानी आंखों के माध्यम से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ऐसे आजकल के वर्तमान प्रेमी प्रेमिकाओं की बातें संकेतों के माध्यम से होती हैं, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। मम्मी पापा बगल में बैठे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा वो समझते हैं लेकिन वो भी एक प्रकार से कह नहीं पाते हैं कि अपने बच्चों से कौन बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो वो भी थोड़ा सा नज़र ओट करते कि भाई करने तो हम भी कभी ऐसे थे तो ऐसा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं पे ये भी चीज़ें होती हैं कि वो जान भी जाते हैं, लेकिन जानने के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं वो एक प्रकार से वो समझते सर सब कुछ है, चूँकि वो भी उस स्थिति से गुजरे हुए हैं, लेकिन वो एक प्रकार से वो क्या करते हैं वहाँ से थोड़ा सा अपना ध्यान भटका लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बिहारी का नायक जो है वो आंखों के माध्यम से कुछ बातें कहता है, कहत, फिर नटत, नायिका फिर उसमें क्या हो जाती थोड़ा सा जो एक प्रकार से वो गुस्सा टाइप का हो जाता है, नटत, फिर रिझत, फिर ये नायक रिझने का प्रयास करता है, उसको मतलब मनाने का प्रयास करता है, रिझत खिजत, फिर वो एकदम से खिलखिला जाती है, यानी हंसने लगती है, खुश हो जाती है जब मनाता है कान पकड़ करके वो नायक। तो एक प्रकार से फिर आगे बढ़ता है खिजत, फिर मिलत, फिर नयन मिलते हैं, मिलत, फिर खिलत, फिर दोनों हंसते हैं, लज्जियात, फिर दोनों लज्जा के मारे एकदम से सर झुक जाता है, मिलत खिलत लज्जियात। फिर इसी प्रकार से क्या होता है, भरे भुवन में, यानी पूरा भवन भरा हुआ है, नायक के परिवार वाले फैमिली के सब बैठे हुए हैं, नायिका के फैमिली के सब बैठे हुए हैं, लेकिन आंखों के माध्यम से नाना प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो वो संकेत होता है विचारों के आदान प्रदान करने का मतलब, यानी कि संचार का एक माध्यम है, प्रतीकों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से इशारा करना, हाथों के माध्यम से, आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इशारा कर करके किसी व्यक्ति को अपने विचारों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात है भाषा के माध्यम से, जैसे हिंदी बोल करके, अंग्रेजी बोल करके आप चीज़ों को, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अपने विचारों के माध्यम से बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये हिंदी भाषा में, यानी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता संप्रेषण। तीसरी बात है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री मतलब कि आपके यहाँ पर मुद्रित है, यानी कि जो चीज़ें आपके समक्ष चल रही हैं, यहाँ पर आपके समक्ष लिखी हुई हैं चीज़ें जो आपको दिखाई पड़े, तो ये मुद्रित है। किताब के माध्यम से, किताब में क्या हो चीज़ें मुद्रित होती जो आप पढ़ते हो, ठीक है, ये चीज़, इसके माध्यम से आप विचारों को समझ पाते हैं, चीज़ों को जान पाते हैं, लेखक के विचारों को समझ पाते हैं। ठीक है। इसके माध्यम चलचित्र के माध्यम से, टीवी वगैरह आप देखते हैं उसके माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से कोई चीज़ें आ रही हैं तो उसको समझते हैं, रेडियो के माध्यम से कोई चीज़ सुनते हैं, दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम आता है उसको समझते हैं, जानते हैं, तो विचारों का माध्यम, प्रसारण कोई आ रहा है लाइव उसको आप देखते हैं, ऑडियो वीडियो टेप जो होता है उसके माध्यम से आप सुनते हैं, देखते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आजकल तो आप लोग विचारों का आदान प्रदान करते ही हैं। आप लोग सोच रहे थे कि अभी सर जी ने बताया, हमने तो देखा है कि भाई व्हाट्सएप पर लोग बतवाते हैं, फेसबुक पर लोग बतवाते हैं, इसके अलावा आप देखिएगा इंस्टाग्राम पर तो बतवाते हैं, और जब हद तो तब हो गई कि लोग फ़ोन पे और पेटीएम पे बतवाने लगे, उस पर जाकर के भी लोग बात करते ताकि बिजी ना बताए। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे संपर्क के, वो ऐसे ही काम किया करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जी अब इस पर भी ऐसी बात होती है कि अगर आप कहीं पर बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पर तो वो ऑनलाइन दिखाता है कि भाई ऑनलाइन है, फेसबुक पर ऑनलाइन दिखाता है, लेकिन पेटीएम पर क्या होता है कि ऑनलाइन में दिखाता ही नहीं किया है, और आपस में लोग बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लोगों की नज़रों से बच करके बात कर लेना, यह भी एक प्रकार संप्रेषण का माध्यम है। तो नाना प्रकार के माध्यम हो चुके हैं संप्रेषण के, विचारों के आदान प्रदान करने के वर्तमान समय में, और लोग करते भी हैं खूब, उसका गलत भी उपयोग करते हैं, सही भी उपयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण यानी संचार के प्रमुख 2 उद्देश्यों को बताइए। तो 2 उद्देश्य कौन से? पहला उद्देश्य है कि संबंधों को विकसित करना और बरकरार रखना, यानी आजकल अगर व्हाट्सएप पे आप चैटिंग नहीं करते हैं तो एक प्रकार से आपके संबंध हो सकता है बिगड़ जाएं। ठीक है, तो एक प्रकार से संबंधों को विकसित करना, संबंधों को और मधुरता करना, और इसीलिए आप देखते हैं व्हाट्सएप पे इमोजी वगैरह लोग देने लगे हैं कि इमोजी में क्या होता है कि अगर आप कोई बात कहने में सक्षम नहीं फ़ोन पे, तो इमोजी के माध्यम से अपने दिल की बातों को कह देना, दिल उल बना करके भेज देना, उसमें तीर लगा देना, दिल को काट देना, अगर कुछ बात है, झगड़ा लड़ाई होती तो इस प्रकार से लोग भेजते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हो रहा है, और संबंध जो होते कभी कभी बरकरार भी होते, कभी कभी व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से टूट भी जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान तो होता है लेकिन भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लोग इमोजी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमोजी का गलत प्रभाव भी लोग समझ लेते हैं, उल्टा लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
दूसरा उद्देश्य ये होता है कि दूसरों को किसी निर्धारित तरीके से सोचने विचारने पर सहमत करना अथवा किसी दूसरे द्वारा सुझाए गए जो ढंग है उससे कार्य करना, उनका अनुकरण करना, ताकि तो ये विचारों के संप्रेषण का एक प्रकार से उद्देश्य है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण की विशेषताएं लिखिए। संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? परस्पर विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना। दूसरा, संप्रेषण से विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी होती है। तीसरी बात, संप्रेषण में अंतर्निहित शक्तियों के दोनों पक्षों का विकास होता है और दोनों पक्ष क्रियाशील रहते हैं इसमें। और चौथी बात यह है कि विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने को प्रोत्साहन दिया जाता है संप्रेषण के माध्यम से। 38 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण के विभिन्न प्रकार बताइए। तो संप्रेषण प्रक्रिया में जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, तीसरा होता है समूह संप्रेषण और चौथा होता है जन संचार या जन संप्रेषण। अंतः व्यक्तिक संप्रेषण मतलब अपने आप को ही समझाना एक प्रकार से। दूसरी बात होता है अंतर यानी 2 व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान बातें। समूह संप्रेषण की एक समूह को आपको डील करना समझाना है। और चौथी बात जन संचार या जन संप्रेषण बहुत सारे लोगों को। तो एक प्रकार से ये होता है आपका क्या? संप्रेषण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, छात्रों हेतु रेडियो का शैक्षिक महत्व क्या है? तो रेडियो छात्रों की काल्पनिक शक्ति को विकसित करता है, क्योंकि विजुअल ना होने से श्रोता को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वस्तु स्थिति की कल्पना करनी पड़ती है कि वैसी रही होगी चीज़ें। उसमें जब कोई चीज़ आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में छवि, आपका दिमाग जो होता है वो वीडियो लाता है दिमाग में। आप कोई चीज़ सोचते हैं तो कल्पना की शक्ति कब बढ़ती है? मैंने एक वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो बनाया था, आज दिन में अपलोड किया है। उसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि भाई पढ़ाई कैसे की जाती है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छपी रहे, याद रहें। याद करने का तरीका क्या होता है? जब आप कोई चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिसनिंग करेंगे, तो आपका जो विजुअल चीज़ें होंगी दिमाग की, वो विजुअल चीज़ें उसको याद करेंगे वो दृश्य माध्यम से। आपके दिमाग में जो चीज़ें अगर फोटो छप गई तो बहुत ज़्यादा तरीके से आपको याद होगी। तो एक प्रकार से ये होती कल्पना शक्ति बढ़ती है और अनुभव जो होता है या जो आपने पहले पढ़ा है वो दिमाग में आ जाता है फोटो के रूप में। 40 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक दूरदर्शन ETB यानी फोटो क्लिक मेमोरी जिसको आप बोलते हैं, इसके पहले वाला 39 नंबर प्रश्नमाला है। शैक्षिक दूरदर्शन यानी ETB की उपयोगिता क्या है बताएं। तो दूरदर्शन का शिक्षा में क्या योगदान है? दूरदर्शन को ही बोलते हैं शैक्षिक दूरदर्शन या ETB, ठीक है। तो शैक्षिक इलेक्ट्रॉनिक टीवी या फिर इंटरनेट टीवी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक दूरदर्शन की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहली उपयोगिता ये है कि यह प्रयोग सामूहिक अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। दूसरी बात, इसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा की समस्या का जो समाधान है वो हो सका है, चूँकि लोग कोने कोने में बैठ करके दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरी बात है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को गति प्रदान हो सकती है टीवी के माध्यम से। और चौथी बात है कि राष्ट्रीय और सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से भी उपयोगी है, चूँकि प्रचार वगैरह के माध्यम से आप देखते हैं वही एक प्रकार से शैम्पू का, वही कोलगेट का प्रचार पहले होता था, कोई मतलब कि मंजन का प्रचार। तो मंजन का प्रचार पहले होता था कि वैसे मंजन बन गया, फिर मंजन का नया चीज़ आया तो उसमें बताएगा कि भाई न्यू पेस्ट है ये। उसके बाद में फिर नया आया, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक की शक्ति है? तो उसमें कहता है कि नहीं, दांत उसका चिल्लाता है तो दांत लीजिए नया आ गया कोलगेट का ये दुनिया भर का फलाना धमाका। तो उस पर क्या होता है कि भाई वो नींबू और नमक की शक्ति भी दे देता है, तो उससे क्या होता है दांतों में चीज़ें सही हो जाती हैं। ये मतलब वो बताता है जो प्रचार करने वाला होता है। तो क्या होता है कि ये अपने पुराने प्रोडक्ट को बुरा नहीं बताया जाता प्रचार में, नई चीज़ों को और अच्छे तरीके से दिखाया जाता है जो नया प्रोडक्ट आपने बनाया है। तो कहीं ना कहीं पे जो राष्ट्रीय और सामाजिक परिवर्तन है वो टेलीविजन के माध्यम से आप अच्छा जान पाते हैं, समझ पाते हैं। पहले आप देखते हैं केवल निरमा से ही स्वेटर वेटर सब धुला जाता था, तो आप बनाएगा कि भाई निरमा से केवल आपको शर्ट वर्ट धुलना है और जो स्वेटर वगैरह धुलना है तो आप ईजी का प्रयोग करें, वो आता है धुलने के लिए, ठीक है। पहले होता था कि भैया हम लोग बचपन में थे तो शैम्पू वगैरह नहीं था कि बालों में शैम्पू लगाते थे, हम तो निरमा और साबुन वाबुन जो कुछ मिलता था सब मूड़ में भी लगाते थे, नहीं सर में भी वही लगाते थे, पूरा शरीर वगैरह में सब साबुन जो मिल जाता रहा तो सब लगा लेते हैं। तब फिर धीरे धीरे क्या पता चला, टीवी भी जब देखते थे तो उसके माध्यम से प्रचार आया भाई, जब बड़े हुए थोड़ा सा तो पता चला कि भाई शैम्पू जो होता है वो बालों में लगाने के लिए होता है और साबुन जो होता है वो शरीर में लगाया जाता है, वो बालों में नहीं लगाया जाता है। और हमको जो डिटर्जेंट पाउडर मिलता था वही हम मुड़ों में लगाते थे, पूरे शरीर में लगा लेते थे। तो क्या होता चुन चुन करने लगता था शरीर और एकदम से थोड़ी देर के लिए, बाकी मैल तो बढ़िया कट जाती थी। बचपन में क्या होता था लोग 5-5 दिन तक नहीं नहाते थे, हम लोगों की भी यही हाल थी। तो क्या होता था कि निरमा से, तब मम्मी यही बोलती निरमा से बढ़िया से एक प्रकार से क्या करो, नहाओ, तभी घर में आने देंगे, नहीं तो बाहर ही रहो। तो इस प्रकार से होता था, तो निरमा खूब लगाते थे।
तो यही सब चीज़ें होती थी। तो इससे क्या हुआ है कि भाई सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उसको गति प्रदान हुई है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के 2 लाभ बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के निम्नलिखित रूप से सहायता भी मिलती है और लाभ की प्राप्ति भी एक प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हुई कंप्यूटर के माध्यम से। पहली बात तो छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटना, समय सारणी बनाना और कार्यों को कंप्यूटर के द्वारा संपन्न कराया जाना, ये इसका योगदान बढ़ा। और छात्रों के प्रगति पत्रों की व्यवस्था गोपनीय ढंग से कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है तथा छात्रों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से चेक होती है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में। और आजकल तो कंप्यूटर ना हो तो शिक्षा एक प्रकार से बहुत पीछे हो जाए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं लिखिए। तो कंप्यूटर की भाषा को बेसिक भाषा बोलते हैं, बेसिक, कोबेल और इसके अलावा फोर्ट्रान, एपीएल, इन रूप में हम प्रयुक्त करते हैं भाषा को। बेसिक भाषा एक होती है, एक कोबोल भाषा होती है, एक फोर्ट्रान भाषा और एक एपीएल। तो ये प्रमुख भाषाएं हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य के प्रमुख अंग बताइए। तो कंप्यूटर के प्रत्येक प्रकार के लिए 5 अंगों के द्वारा संपादित होते हैं इसके कार्य कंप्यूटर के। पहला है आधा उपकरण, यानी इनपुट एक प्रकार से जो होता है, ठीक है, इनपुट इक्विपमेंट। और दूसरा होता है प्रदा उपकरण, यानी जो आउटपुट होता है इक्विपमेंट वो। तीसरा होता है स्मृति, यानी जो इकट्ठा रखने वाली मेमोरी स्टोर जो होता है वो। चौथा होता है परिकलन इकाई, यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो। इसके अलावा पांचवा होता है नियंत्रण इकाई, यानी जो कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये इन 5 तरीकों से काम होता है। पहला इनपुट यानी जो आ रहा है, आउटपुट जो जा रहा है, मेमोरी जो याद कर यानी कि उसका कलेक्शन कर रहा है। तीसरा जो प्रोसेसिंग यानी जो एक प्रकार से प्रक्रिया कर रहा है, उसमें जो प्रोसेस हो रहा है चीज़ें। और पांचवी चीज़ होती है कंट्रोल, यानी चीज़ों को कैंसिल कैसे करना है, उसको रोकना कैसे, तो कंट्रोल करना। ये 5 कार्य एक प्रकार से अंग होते हैं जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होते हैं कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है एक अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है। इंटरनेट प्रक्रिया में एक साथ करोड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं और साधारणतः इंटरनेट कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें आदान प्रदान नियमों के जरिए कार्य करते हैं। इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंटरनेट ना हो तो मोबाइल एक खोखा मात्र हो जाए। खोखा माने होता है कि उसमें कुछ ना हो। खोखा माने जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उसका जो मोबाइल फ़ोन जिस डब्बे में आता है उसी को खोखा बोलते हैं। खोखा माने खाली डब्बा, ठीक है। तो उस प्रकार से मोबाइल लगेगी अगर उसमें इंटरनेट ना हो आजकल में। 45 नंबर प्रश्न, इंटरनेट का क्या कार्य बताएं। तो इंटरनेट जो होता है किसी भी सूचना को या पाठ्य सामग्री को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, कम समय में पहुंचाता है, आसानी से पहुंचाता है और इसी का एक नया माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े प्रपत्रों के माध्यम से आप दूर दूर की दुनिया में किसी कोने में आप बैठे उनका चित्र देख करके आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। उनका चेहरा दिख रहा है, उधर से बोल भी रहे हो, आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर एक प्रकार से पहले जो ये जो बना हुआ है आप देखते कंप्यूटर में जो वीडियो कॉलिंग सिस्टम है, ये कैसे बना हुआ है। पहले जो देवता लोग हुआ करते थे सनातन धर्म के, वो लोग ऐसे बात करते थे कि भाई शब्द वेदी बाण होता था, वॉइस के अकॉर्डिंग चलता था, वो जहाँ से वॉइस आई वहीं से मर गया आदमी। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो है दिव्य दृष्टि जिसको आप बोलते दिव्य दृष्टि, तो संजय को दिया था, किसने दिया था भाई, महर्षि वेदव्यास ने दिया था। तो संजय जो कि सारथी था धृतराष्ट्र का, जो कि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए वेदव्यास जी ने कहा। तो वेदव्यास जी ने जब कहा कि धृतराष्ट्र से कि भाई तुम अंधे हो, तुम युद्ध देख लो, तुम ही हो विनाश के कारण, तो तुम लो युद्ध देखो अपनी आंखों से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, हमारे स्थान पर संजय को दे दो, ये हमको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सबको पहचानते हैं। और मैं पहली बार जब किसी को देखूंगा युद्ध क्षेत्र में तो मैं ये पहचान भी नहीं पाऊंगा कि भाई कौन लड़ रहा है, कौन दुर्योधन है और कौन युधिष्ठिर है, ठीक है। तो इसलिए संजय को दे दो। संजय ने उनको, तो ये दिव्यदृष्टि थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वही होता है वीडियो कॉलिंग वगैरह। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ईमेल से क्या तात्पर्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को, और ईमेल खास करके ईमेल का फुल फॉर्म ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल माने होता है मेल। इस प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तथा उससे परे विभिन्न प्रकार के लिखित संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल में बहुत कुछ कम समय लगता है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है और संदेश का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। केवल वार्तालाप संभव नहीं हो पाता इसमें। ईमेल के द्वारा संदेश, चित्र, दस्तावेज और इसके अलावा स्प्रेडशीट, वीडियो क्लिप, ये सब एक प्रकार से आप अपने घर पर बैठ करके और कहीं पर भी भेज सकते हो, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या हुआ, जो सरकारी कार्यालय में पत्र लिख करके लोग एक प्रकार से देते थे, अब वो सरकारी कार्यालय में पत्र नहीं लिखा जाता है,
तो उसमें अब ईमेल के माध्यम से पत्र जैसा स्ट्रक्चर करके उसको भेजा जाता है लोगों के पास। दुनिया में किसी कोने पे आप ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम समय में और बहुत कम खर्चे में। पहले पोस्ट के माध्यम से आप पत्र लिखते हो, फिर पत्र को पोस्ट में डालते, फिर किराया भाड़ा जोड़ करके वो वहाँ पर जाता, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था, 2-3 दिन बाद पत्र मिलता था लोगों को। आज मुश्किल से यहाँ से आप ईमेल भेजोगे, जब तुरंत डाटा ऑन करके तुरंत उसके बाद पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरवर्ती शिक्षा के लिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया था। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब होता है शैक्षिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी शिक्षा के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सीधा सा मतलब होता है कि दूरवर्ती शिक्षा, ठीक है। तो उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से लोग पढ़ाते हैं, ठीक। तो इसमें कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और पारस्परिक समूह के द्वारा दो पक्षीय प्रसारण संप्रेषण की सुविधा इसमें होती है। 48 नंबर क्वेश्चन से आप देखें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार बताइए। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के निम्न प्रकार है। पहला प्रकार है कंप्यूटर के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वालों को विषय वस्तु यानी टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स का संप्रेषण किया जाता है, जो टाइपराइटर टर्मिनल के द्वारा नियंत्रक कंप्यूटर के द्वारा जुड़े रहते हैं। और दूसरा होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो वास्तव में व्यक्ति से व्यक्ति तक टेलीफोन का स्वाभाविक प्रसार है, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा चर्चा की जा सकती है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और तीसरा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीविजन और श्रव्य साधनों का प्रयोग करके आमने सामने बैठ करके लोग बातचीत करते हैं। मान लेते हैं आप इंग्लैंड में हो, इंग्लैंड की कोई कंपनी में आप, भारत का कोई व्यक्ति काम कर रहा है, भारत में रह करके आप वर्क फ्रॉम होम करें, तो मीटिंग जो होती है गूगल मीट पर, तो आमने सामने बैठ करके मीटिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, दिखते भी और आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्ट के क्या कार्य हैं, बताएं फटाफट से। शिक्षा में ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होते हैं उनका बहुत कार्य बढ़ा है। कॉलेज वगैरह में आप देखते हैं बड़े बड़े कॉलेज में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। अच्छा, अब तो एक प्रकार से डिजिटल बोर्ड वगैरह आ चुका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में उत्तम संप्रेषण का कार्य करता है, और यह प्रोजेक्टर प्रकाश युक्त कैमरे में भी कार्य करता है। और कैमरे में अंधेरा, मतलब कमरे में आप अंधेरा करते हैं, और मतलब अंधेरा नहीं करना, एक प्रकार से कमरे में अंधेरा नहीं करना पड़ता है इससे। और इसको उपकरण के माध्यम से सरल पदार्थों को भी उपकरण के प्लेटफार्म पर रख करके पर्दे पर प्रक्षेपित करके आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। एक देखते हैं आप, कॉलेज वगैरह में लगा होगा कि एक भाई ऊपर से ऐसे फोकस, जैसे पर्दा वाला कभी वीडियो देखे हैं आप? पर्दा वाला वीडियो कभी देखे हैं? कभी यह गांव वगैरह में जब बारात आती थी पहले तो पर्दा चलता था, आपको शायद ना पता हो, अब नहीं चलता है, अब बहुत जगह पर्दा बंद हो गया। पहले टीवी वगैरह, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे इतने ज़्यादा स्क्रीन टच, तो लोग पिक्चर वगैरह देखने के लिए, तो भाई बहुत सारे लोग तो सिनेमा हॉल में जाते थे। तो गाँव वगैरह में सिनेमा हॉल नहीं होते हैं, शहरों में होते हैं, तो गाँव के लोग कम देख पाते हैं सिनेमा उनेमा। तो क्या होता था कि भाई पर्दा चला, पर्दा में क्या हुआ कि भाई प्रोजेक्टर वो जो होता था उससे प्रकाश निकलता है, एक बत्ती टाइप की होती है, एक मशीन होती है, उस मशीन से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। और उसी मशीन में एक प्रकार से उधर कैसेट लगा देते हैं, इधर से जो टीवी चलानी होती है, और एक पर्दा सफ़ेद सफ़ेद आगे बांध देते हैं। उसी पर्दे पर उस मशीन का फोकस पड़ता है, और इसी फोकस के द्वारा उस पर्दे पर पूरा चित्रात्मक चीज़ें दिखाई पड़ती है। जैसे रामायण महाभारत, दुर्गा पूजा वगैरह में चलता होगा। आप अगर दुर्गा पूजा आपके गाँव में होता है, अगर आप गाँव से रिलेटेड हैं, तो आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पर्दा वाला जो वीडियो होता है वो एक प्रकार से प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जाता है, ठीक है। दीवार सफ़ेद है, उस पर भी आप चला सकते, तो प्रोजेक्टर ही होता है वो जो पर्दा वाली मशीन में होता है, ठीक है। अगला आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 50वां नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार ध्यान से इसको जानने का प्रयास करेंगे। एजुसेट क्या होता है? तो एजुसेट का क्या आशय है? तो एजुसेट को हिंदी, मतलब पूरा नाम इसका है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशनल माने होता है शैक्षिक, सैटेलाइट माने होता है उपग्रह, तो शैक्षिक उपग्रह या एक ऐसी उपग्रह प्रणाली है जिसके माध्यम से विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों को संबंध करके शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई जाती है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ई लर्निंग माने होता है इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट लर्निंग, ठीक है। तो ई लर्निंग अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या सामग्री के वितरण के लिए एक साथ नेटवर्क, अंतरक्रिया और सुविधा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ई लर्निंग आप लोग कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से ही होती है। आप कहाँ पर बैठे हो, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ रहे हो ना, तो ये ई लर्निंग होती है, आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर प्रश्न, ई लर्निंग की परिभाषा दीजिए। तो केनेट महोदय ने ई लर्निंग की परिभाषा दी है, और केनेट महोदय क्या कहते हैं? केनेट महोदय कहते हैं भाई कि ई लर्निंग एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है जिसकी रचना ई डिजिटल यानी इंटरनेट डिजिटल शिक्षा प्रणाली या सामग्री, स्थानीय समुदाय,
ट्विटर या वैश्विक समुदाय की सहायता व संपर्क के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। तो ई लर्निंग के माध्यम से कई प्रकार की चीज़ें होती है, कई प्रकार के उपकरण जिसके माध्यम से आप पढ़ते पढ़ाते हैं, जिससे आप ऐसे आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इसी बात पर मुझे याद है कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट का भी एप्लीकेशन आ चुका है, तो उस पर आप इसकी PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, 1-2 दिनों में मैं इसका एक प्रकार से सेंड कर दूंगा PDF को, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से हर जगह व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, ई लर्निंग की विधियां बताइए। ई लर्निंग की 2 विधियां, एक तो समकालिक विधियां हैं और एक विषमकालिक विधियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 54 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग की समकालीन विधि क्या है। तो ई लर्निंग की जो समकालीन विधि है, इस विधि में कक्षाएं जो होती वास्तविक और निश्चित समय पर एक साथ चलाई जाती हैं। कक्षाएं निदर्शन व प्रशिक्षण पर आधारित होती हैं। विद्यार्थियों और जो अधिगमकर्ता होते हैं, यानी जो सीखने वाले होते हैं, उनसे संपर्क चैट के रूप में बराबर होता रहता है, लाइव के माध्यम से। और जो ई लर्निंग की विषमकालिक विधि होती है, उसकी अगर बात की जाए तो इस विधि में विद्यार्थी या जो अधिगमकर्ता होता है, उसको प्रशिक्षण के लिए पहले से तैयार पैकेज और उनकी आवश्यकता और सुविधा अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जो पहले से चीज़ें बनी हुई, इसे वीडियो एक प्रकार से पहले से दे दी जाए आपको, वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं। लाइव देखना, समकालिक यानी जिस समय बच्चा देख रहा है उस समय मास्टर पढ़ा रहा है लाइव, और प्रश्न पूछ रहा है उत्तर दे रहा है धकाधक। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये लाइव हो गया। इसको बोलते हैं समकालिक एक प्रकार से विधि ई लर्निंग की। और ई लर्निंग की विषमकालिक विधि क्या होती है, जिसमें एक प्रकार से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय और आप देख रहे हैं लगातार, और इसमें आप चैट भी कर पा रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये समकालीन लर्निंग एक प्रकार से आप बोल सकते हो। लेकिन जो प्रीमियर वीडियो होती तो मैं पहले से वीडियो बना करके रखता हूँ और उसको आपको देता हूँ, ताकि एक प्रकार से जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो आप लोग कमेंटबाजी बहुत करते हैं। तो कमेंटबाजी में क्या होता है कि बहुत गलत गलत कमेंट लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका उत्तर देने में मुझे क्या होता है कि भाई जो मैं लाइव जब पढ़ाता हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, और इसीलिए उसी डिस्टर्बेंस के चलते क्या करता हूँ कि मैं जब आप कमेंट करते हो तो सारे कमेंट मैं देखता हूँ। जब वीडियो में हमारी लाइव होती है 8 बजे 9 बजे रात में, तो मैं बैठता हूँ अपना फ़ोन लेकर के, उसमें मैं देखता रहता हूँ कि कौन क्या बातें करता है, और कई लोगों को ब्लॉक भी करता रहता हूँ बीच बीच में। तो इससे क्या होता है कि ये समकालिक विधि होती है, और ई लर्निंग की विषमकालिक विधि वीडियो बना करके अपलोड कर दे, बाद में बच्चा देख ले। अगला प्रश्न आपका है 56 नंबर, ई मैगनीज क्या है। ई मैगनीज मतलब इंटरनेट मैगनीज। तो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सामग्री, जिसके माध्यम से देश विदेश के एवं समकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे PDF के माध्यम से एक प्रकार से, या न्यूज आ गई कोई तो फोटो माध्यम से चली आई, तो एक प्रकार से ई मैगनीज हो गई ये चीज़। 57 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, ई जर्नल क्या होता है। ई जर्नल का आशय इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाले तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह होता है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के तथ्य प्रदर्शित किए जाते हैं, डाटे दिखाए जाते हैं। तो ई जर्नल हो गया ये इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, ई पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। ई पाठ्यक्रम की भूमिका निम्न है। इसमें अधिगमकर्ता जो होता है उसको परीक्षा देने, प्रश्न पूछने और प्रश्नावली के उत्तर देने की व्यवस्था रहती है। दूसरी बात, ई लर्निंग पाठ्यक्रम में पाठ के साथ साथ श्रव्य दृश्य सामग्रियां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो रोचकता प्रदान करती हैं। तो ई पाठ्यक्रम में ये क्या होता है कि पाठ्यक्रम आपके पास PDF में भी बना हुआ है, और आपके पास हर माध्यम से भी है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है 69 नंबर प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। दूरस्थ शिक्षा इसे हम आप यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम इतनी दूर से, और आप दुनिया के अलग अलग कोने से बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से देश के किसी भी भाग में शिक्षा प्राप्ति के इच्छुक जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, और दूरस्थ शिक्षा संप्रेषण माध्यमों अथवा शिक्षा तकनीकी के द्वारा संपादित किया। तो शिक्षा तकनीकी के द्वारा ही मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो एक प्रकार से शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चीज़ें संभव हो पा रही हैं, ठीक है, और ये दूरस्थ शिक्षा ही है। 60 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा की पहली विशेषता है कि इसमें आवश्यक विभिन्न संचार जो इसमें अध्यापक जो होते हैं विभिन्न संचार और संप्रेषण माध्यमों के से क्या होता है, स्वयं विद्यार्थी के पास मतलब विद्यार्थी के पास एक प्रकार से पहुंच जाता है। भले ही मैं आपके पास ना हूं, लेकिन आपको लगता होगा कि भाई मैं आपके पास बैठ करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मतलब अगला जो एक प्रकार से विशेषता ये है कि इसमें एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि विभिन्न संचार संप्रेषण माध्यमों का उपयोग करके शिक्षा को सुगम यानी कि अच्छा मतलब बहुत तरीके से सरल, सुगम और रुचिकर बनाया जाता है, ताकि बच्चे का पढ़ने में मन लगे, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थी के बहुत अनुकूल होती है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्र जो होता है अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सीखता रहता है और बहुत अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त करता है।
पढ़ने का अगर मन नहीं तो आप ईयरफोन लगा करके बढ़िया लेट करके आराम से रजाई के नीचे ठंडी में पढ़ सकते हैं। गर्मी में आप पंखा चला लिया, आराम से लेट करके पढ़ रहे हो। अगर आपको एक प्रकार से बैठ करके पढ़ने का मन नहीं है तो एक प्रकार से बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, जब तक मन नहीं करा तो एक वीडियो देख लिया, तो एक प्रकार से आपकी पढ़ाई तब भी हो गई। तो बड़ी सुविधा है। और यह शिक्षा बहुजन सुलभ एवं कम खर्चीली होती है। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है और आप आसानी से शिक्षा पढ़ पाते हैं। और बहुत ही बहुजन सुलभ है, यानी कि सभी लोग पढ़ पाते हैं। कोई एक विश्वविद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट से बहुत सारे विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा लगता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी करते कि सर जी बताइए। अच्छा, मैं तो एक सोच रहा था कि भाई कभी क्या हो कि भाई जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या करें, कभी कोई संगठन बनाएं जो कॉलेज के जो बच्चे हों, जो एक प्रकार से अच्छे बच्चे हों, वो एक प्रकार संगठन बनाएं, सभी बच्चों को इकट्ठा करें, फिर हमको बुलाएं। तो मैं एक प्रकार से एक विशेष समय निकाल करके 1 आध घंटे के लिए आऊँ वहाँ पर, आपके जो प्रश्न हो, आपकी क्वेरीज हो, वहाँ पर लाइव आपके समक्ष बैठ करके चर्चा पर चर्चा की जाए इस मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर कोई बच्चा अगर ऐसा हो तो बताइएगा, हम कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। कोई आप अपने कॉलेज में तमाम सारे बच्चों को सबको इकट्ठा करें, उसके बाद में फिर कोई ग्राउंड वगैरह में अलग चल करके कोई सेमिनार किया जाए, बैठ करके आराम से वहाँ पर व्यवस्था करें। और उसके बाद में फिर वहाँ पर चीज़ें हों, आप प्रश्न करें, उत्तर दिया जाए, उसमें बातचीत की जाए, जो आपकी समस्याएं हैं उनको सुना जाए, फिर वीडियो बने वहीं पर लाइव। ये व्यवस्था अगर आप में से कोई बच्चा चाहे तो वो करवा सकता है। तो इसमें एक प्रकार से आया जाएगा और अच्छे तरीके से फिर व्यवस्था की जाए। मतलब ज़्यादा उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा और जो खर्चा लगेगा वो हम लोग मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यही चीज़ होती है। इससे क्या होगा कि आपका मन पढ़ने में और लगेगा। आप एक प्रकार से हम और आप सामने बैठ करके अपनी चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, एक वो कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ाते तो एक दबाव सा फीलिंग होता, तो वैसा बिल्कुल नहीं हमको करना है। हम लोग आपस में भाई बंधु की तरह बातचीत करेंगे और आसानी से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उन्नति, एक नया कार्य आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपका, दूरस्थ शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ ये है कि यह अनवरत शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। दूरस्थ शिक्षा, ये लगातार शिक्षा लोग करते रहते हैं। दूसरी बात, यह उन लोगों को शिक्षित होने का अवसर प्रदान करती है जो हमारे छात्र छात्राएं गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं और अन्य कारणों से अशिक्षित हैं, अर्धशिक्षित हैं, वो पढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि मैं लगातार आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारे सभी बंधु पढ़ सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। PDF भी मैंने सबको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिया। आप एप्लीकेशन पर जाइए, आप एक प्रकार से डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी पढ़े हुए हैं वहाँ पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, आप डाउनलोड करके वहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप प्राप्त, वैसे टेलीग्राम पर मैंने नहीं सेंड करा है, लेकिन एप्लीकेशन जब अपना खुद का है तो उस पर आप PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं, आराम से पढ़िए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं उसको बताएं फटाफट से। तो पहला सिद्धांत है प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता का सिद्धांत होता है दूरस्थ शिक्षा में। दूसरी बात है सक्रिय अधिगम का सिद्धांत, यानी कि लोग सक्रिय होकर के सीखते हैं। और तीसरी बात है अधिकतम अभिप्रेरणा तकनीकी के प्रयोग का सिद्धांत, एक प्रकार से यानी मोटिवेशन की चीज़ें भी होती हैं आधुनिक शिक्षा में। चौथी बात यह कि अधिगमकर्ता में उचित सजगता और विकसित करने का सिद्धांत भी एक प्रकार से, ये 4 सिद्धांत होते हैं दूरस्थ शिक्षा के जिस पर लोग कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता बताइए। दूरस्थ शिक्षा के पक्ष में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है, इसकी इसलिए आवश्यकता है। पहली बात, शैक्षिक मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक था। दूसरी बात, जीवन प्रयत्न शिक्षा है ये, मतलब कि लगातार व्यक्ति पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं इसको पढ़ने में। तीसरी बात है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु यूनिवर्सल एजुकेशन इससे प्राप्त होता है। चौथी बात है गृह शिक्षा की व्यवस्था होती है, घर पर बैठ करके बच्चे पढ़ पाते हैं। पांचवी बात है प्रौद्योगिकी शिक्षा में लाभ हेतु, ये भी बहुत, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप जान पाते हैं। इससे पहले आप लाइव क्लास या यूट्यूब चलाना नहीं जानते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप यूट्यूब चलाना, सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है आपकी। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा का एक प्रकार से ये आवश्यकता रहती है जिसके माध्यम से लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। अगर आप सोचो कि भाई एक प्रकार से आप कॉलेज में ही पढ़ते अपने, तो कॉलेज में क्या होता है कि भाई वो मॉडल पेपर पर चर्चा नहीं कर पाते कॉलेज के प्रोफेसर, मैं जानता हूँ, वो अपना चैप्टर वगैरह पढ़ाते हैं और कभी मन हुआ तो आते हैं, कभी मन हुआ नहीं आते हैं, इस प्रकार से कॉलेज में होता है। ठीक है, सिलेबस अपना कंप्लीट करवाते हैं, आप कॉलेज जिस दिन कोई दिन नहीं गए तो आप फिर आपका कॉलेज मतलब कि क्लास मिस हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं, आप रात में 2 बजे वीडियो देखें, रात में 3 बजे देखें, सुबह देखें, जब मन हो तब देखें, बैठ कर देखें, लेट कर देखें, खड़े होकर देखें, चल करके देखें, खाना खाते हुए देखें, पानी पीते हुए देखें, जब मन कहे तब देखें, कोई बाउंडेशन, कोई रोक टोक नहीं। ये दूरस्थ शिक्षा का लाभ ही तो है, बहुत सारा लाभ है।
आगे बढ़ते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ाई करते रहें। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का ऑफ करके तब पढ़ाई करेंगे। नहीं तो क्या होगा, टुप से वो नोटिफिकेशन आता है, आप क्लिक करते हो तुरंत, तो आधा घंटा तुम्हारा चला गया उधर और आपकी पढ़ाई छूट गई। तो नोटिफिकेशन अपने फ़ोन का ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप पे कितना भी एसएमएस आ रहा है, किसी का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, किसी का भी आ रहा है, तो आप आसानी से उसमें मन आपका बट जाएगा तुरंत, और आप ना चाहते हुए भी वहाँ पर चले जाएंगे पर आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके। तो नोटिफिकेशन आप कर दें सभी प्लेटफार्म का जहाँ से एसएमएस आ रहा हो, और तुरंत आप आसानी से फिर पढ़ें ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए। तो 1 घंटे क्लास अगर आप अनवरत देख लेंगे, लगातार देख लेंगे, निश्चित तौर पर कोई आपको चीज़ें बचेंगी नहीं जो आपकी समझ में ना आए। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, दूरस्थ शिक्षा की 2 सीमाएं लिखिए। समय के अंतराल में दूरस्थ शिक्षा की धाराएं दृढ़ होती हैं, उनमें लोच अथवा नम्यता नहीं रहती है। दूसरी बात है, पाठ्य सामग्री की उपादेयता के संबंध में शिक्षार्थियों से कोई राय नहीं ली जाती है। ये 2 सीमाएं या समस्याएं बोल सकते हैं एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा की, ये है मतलब कि सीमाएं बोल सकते हैं कि सीमितता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की राय नहीं ली जा पाती है लगभग अधिक मात्रा में, लेकिन कमेंट के माध्यम से हम आपके विचारों को पढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप सामने बैठे होते तो आपके मानसिक चीज़ों को टीचर पढ़ लेता है। ऑफलाइन में यही चीज़ें होती अच्छी लगती हैं कि आप सामने बैठे तो आपके विचारों को आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो इससे ऑनलाइन में क्या कि आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो घर के देखते हैं, वीडियो लगा करके चला करके देख रहे हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आप क्लास में बैठ करके हमारे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, दूरस्थ शिक्षा एवं परंपरागत शिक्षा में 3 अंतर बताइए। तो परंपरागत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा में 3 अंतर इस प्रकार से हैं। तो अंतर देखिएगा सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी और इसी प्रकार से मैं हमेशा आपके साथ बिल्कुल बना रहूँगा। आपकी कोई समस्या होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। परंपरागत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा में अंतर ये है कि परंपरागत शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती है और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान देती है। आपके कमेंट आते हैं, उसी कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा हो गई। दूसरी बात है, परंपरागत शिक्षा में क्या होती है, मौखिक शब्द की प्रधानता होती है और दूरस्थ शिक्षा में रेडियो, दूरदर्शन और अन्य कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से बच्चा देख भी पाता है और सुन भी पाता है, पढ़ भी पाता है, कई प्रकार की चीज़ें। परंपरागत शिक्षा में विद्यार्थी तथा अध्यापक पास होते हैं और दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक छात्र से दूर होता है। ठीक है, ये 3 अंतर हो गए परंपरागत और दूरस्थ शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए आपके आ सकता है। प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं बताइए। नवोदय विद्यालय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता कि नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय, वहाँ पर बच्चे एक प्रकार से हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हैं, वहीं पर जा करके बच्चे वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाना पीना मिलता है, वहीं पर पढ़ते हैं। दूसरी बात, नवोदय विद्यालय सह शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थाएं हैं। तीसरी बात है, छात्र छात्राओं को खान पान, वेशभूषा, किताबें आदि सभी शैक्षिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है नवोदय विद्यालय में। नवोदय का बच्चा एक प्रकार से परीक्षा अगर आपका बच्चा पास कर लेता है तो आपका एडमिशन हो जाता है आपके बच्चे का, तो आपका सारा एक प्रकार से टेंशन मुक्त, आप अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप उनके बच्चों का ख्याल, वैसे तमाम प्रकार के बच्चे वहाँ पर रहेंगे, तमाम बच्चे रहेंगे, उनको जो है वेशभूषा यानी कपड़ा क्या पहनना है, खाना पानी, नाश्ता वगैरह सबको, किताब वगैरह सब व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न आपका है जो है, निर्विद्यालयीकरण का क्या अभिप्राय है। निर्विद्यालयीकरण का अभिप्राय है कि विद्यालय विहीन शैक्षिक सामग्रियों और अधिनाम व्यवस्थाओं को सुलभ बनाना है और इस माध्यम से संचार साधनों का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है और यह मितव्ययी प्रणाली है, यानी विद्यालय बच्चा नहीं जाएगा, घर पर बैठ करके ही पढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये नियम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से निर्विद्यालयीकरण, बिना विद्यालय जाए ही वो शिक्षा पढ़े बच्चा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, शिक्षा में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से अभिप्राय, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन में शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन करना, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपना करके उन्हें रूढ़ सरकारी और लाल फीताशाही से बचाना होता है। यानी उदारीकरण यानी शिक्षा को एक प्रकार से ऐसा नहीं कि एकदम से कंपलसरी कर दिया जाए, करना ही करना है, ऐसा नहीं, एक प्रकार से व्यवहारिक शिक्षा को सामने लाया जाए, उदारीकरण की व्यवस्था की जाए उसमें। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, बात एक ही है। तो भूमंडलीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में घुल मिल जाते हैं और इसमें विभिन्न जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, शैक्षिक, सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों के विकास में आपस में मिल करके और खुल करके एक दूसरे राष्ट्रों का सहयोग करते, समर्थन करते हैं। ये होता है भूमंडलीकरण शिक्षा में। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का क्या योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने
अनेक नूतन यानी नए आयामों को विकसित किया है, नए चीज़ों को बढ़ाया है। इसके कारण ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, परीक्षा प्रणाली में सुधार आ रहा है। और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन प्रवेश व परीक्षाएं, ई लर्निंग, वर्चुअल विश्वविद्यालय, इन सभी की वैश्वीकरण की ही देन है। एक प्रकार से ये सब जो हम आज पढ़ पा रहे हैं ये वैश्वीकरण की ही देन है। हो सकता है भारत अगर दूसरे देशों के संपर्क में ना आता तो आज ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ ना होती, या अमेरिका या एक प्रकार से दूसरे देश अगर भारत के संपर्क में आते तो उनको हमारी संस्कृति के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता ना चल पाती। तो एक प्रकार जब एक देश दूसरे देश के मिलते हैं तो उनकी संस्कृति, सामाजिक गतिविधियाँ सब कुछ साझा होती, संस्कृति तक साझा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो भूमंडलीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नूतन आयामों को विकसित किया, जैसे कि ई लर्निंग को, इंटरनेट व जो है ब्रॉड बैंड से शिक्षण प्रणाली की उपलब्धता व्यापक पैमाने पर एक प्रकार से हो रही है। और इसमें अध्यापक की भूमिका एक प्रकार से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अध्यापक की भूमिका भाई? इसमें अध्यापक की भूमिका ये होनी चाहिए कि आधुनिक शैक्षिक सूचना व संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षण विधि में सुधार लाए टीचर, और जिससे शिक्षा रुचिपूर्ण बन सकेगी, बच्चा उसमें एक प्रकार से बहुत रुचि होगी शिक्षा ग्रहण करने में और ग्रहणीय हो सके, यानी शिक्षा करते समय उसको बोरिंग ना महसूस हो। तो शिक्षण सामग्रियाँ अच्छे प्रयोग करेंगे, नाना प्रकार की चीज़ों के माध्यम से जब आप पढ़ाएंगे अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, तो बच्चे को लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो एक प्रकार से रुचि बनी रहेगी बच्चे की। अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन से, वैश्विक तापन क्या है? औद्योगिक एवं मानव जनित कारणों से वायुमंडल एवं पृथ्वी के जीवमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही लगातार, और इसी को वैश्विक तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसके कारक बता दूं आपको किस कारणों से मतलब कि वातावरण गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वातावरण सबसे ज़्यादा गर्म होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से, ठीक है, मीथेन के माध्यम से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के माध्यम से। इन सभी गैसों की जब बढ़ोतरी होती है वायुमंडल में तो वायु जो होती है गर्म हो जाती है, और जब वायु गर्म हो जाती है तो उस वायु के संपर्क में जो वातावरण होता है पूरा वातावरण भी गर्म हो जाता है। वातावरण के गर्म हो जाने से क्या होता है, वातावरण की जो हवाएं होती हैं तो क्या चलती हैं और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो हवाएं फिर बहती हैं, तो वही हवाएं जा करके पर्वतों पर जो ग्लेशियर हैं यानी बड़े बड़े जो हिमानी हैं, हिमानी मतलब समझ रहे, ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो उन बर्फ़ के पहाड़ पर बर्फ़ जो होते हैं जब गर्म संपर्क की हवाएं पाते हैं तो वो बर्फ़ पिघलने लगते हैं, और बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है, नदियों में जल बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है, इससे बाढ़ भी आता है। और जब नदियों का जल चूँकि समुद्र में गिरता है तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाता है उससे, और समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो नगर बसे हुए हैं, जो द्वीप हैं समुद्र के बीच में, वो सारे के सारे जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि द्वीप वगैरह सब डूब जाते हैं। ये है वैश्विक तापन का परिणाम। ठीक है, अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? यानी जिसको आप ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 को की गई है। यहाँ से आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं घर बैठ करके, मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो तकनीकी शिक्षा के आधार पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना पहला उद्देश्य रहा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। दूसरा रहा संचार तकनीकी के माध्यम से दूरगामी शिक्षा को विकसित करना, ताकि बच्चा कहीं पर भी बैठा तो वहाँ से पढ़ सके। तीसरी बात है कि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों को शिक्षित होने का सुअवसर प्राप्त होना, यानी बच्चा अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई काम कर रहा है और शिक्षा नहीं करना चाह रहा लगातार, तो वो एक प्रकार से वहाँ पर फॉर्म डाल करके आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो कई प्रकार की सुविधाएं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देता है। 75 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, मुक्त विश्वविद्यालय की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है कि परीक्षार्थी जो होता है या प्रवेशार्थी जो होता है उसकी कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। बच्चा छोटा है वो भी वो पढ़ सकता है क्लास में, और कोई बच्चा 70 साल का है तो वो भी उसमें पढ़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है एज का। दूसरी बात क्या है कि प्रवेश हो तो कोई क्षेत्रीय बाध्यता नहीं, कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, कि आप कन्याकुमारी से आते हैं, कि आप गुजरात के क्षेत्र से आते हैं, कि आप असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा से आते हैं, कहाँ से आते हैं कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी देश से हैं, ठीक है, मतलब किसी भी प्रदेश से हैं पूरे भारत के अंदर, आप उसमें एडमिशन पा सकते हैं, कोई क्षेत्रीय बाध्यता नहीं है। तीसरी बात है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कि पाठ्यक्रम की कोई समय सीमा नहीं कि 1 साल में आपको पाठ्यक्रम पूरा करना है, 2 साल में करना है, कोई जब आप पूरा कर लें तभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अध्ययन हेतु कोई विश्वविद्यालय परिसर नहीं है कि वहाँ पर जाकर के आप क्लास लेंगे, सारी चीज़ घर पर बैठ करके होती, कोई परिसर नहीं विद्यालय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का परिचय दीजिए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में नवाचार लाने, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने, अधिगम सामग्री को उपलब्ध कराने एवं नवीन प्रयोग तथा शोध हेतु राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में की गई है।
और संस्था का मुख्य केंद्र जो है इलाहाबाद ही है और अन्य अध्ययन केंद्र लगभग प्रत्येक जिलों में स्थापित भी किए गए हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें 77 नंबर का प्रश्न है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्या उपयोगिता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ई यूनिवर्सिटी या आभासी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शिक्षार्थी केवल संचार उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और उसका मूल्यांकन ई माध्यम के द्वारा, इंटरनेट माध्यम के द्वारा होता है, शीघ्रतापूर्वक होता है और अत्यंत उपयोगी भी होता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे, उसी माध्यम से पेपर होगा और उसी माध्यम से नंबर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न क्या है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न नवोदय विद्यालय क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, उसमें आर्थिक रूप से दुर्बल और ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं हैं उनको 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के उद्देश्यों से गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया और इस विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की संज्ञा दी गई। नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो इसके उद्देश्य भी रखे गए कि विशेष प्रतिभा और अभिरुचि रखने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है ये, और बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु नई नई विधियों और निःशुल्क भोजन की, आवास की सुविधा देकर के उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा को सुलभ बनाने का काम नवोदय विद्यालय के द्वारा ही होता है। और इसकी परीक्षा होती है, जो बच्चा इसकी परीक्षा पास करता है उसको एडमिशन मिलता है और वो एक प्रकार से पढ़ता है नवोदय विद्यालय में। तो एक प्रकार से ये हो गई आपके शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां और शिक्षा में नवाचार से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रश्न, लगभग 78 प्रश्नों के बारे में जान लिया, विस्तार से हमने समझा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा के लिए यह वीडियो। शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां नवाचार यानी ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। इसके बारे में मैंने पूरा समझा दिया आपको। बहुत दिनों से आपके लगातार कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको इसका वीडियो देना चाहिए और इसी प्रकार से मैंने दे दिया। ठीक है, और हिंदी साहित्य का जो एक प्रकार से आप सेकंड पेपर का महासंग्राम वीडियो अभी तक नहीं पाए हैं, उसका महासंग्राम वीडियो मैं कल तक दे दूंगा। ठीक है, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। गुड नाइट, आई लव यू।